अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। सिंध और वफाक एक बार फिर आमने सामने हैं। सिंध हुकूमत का वही शिकवा है कि सूबे को उसका हक नहीं मिल रहा और वफाक का जवाब शिकवा कि पहले दिए गए हक का हिसाब दें। इस हिसाब किताब का एक तीसरा फरीक भी है जिसके लिए ये हक और हिसाब मांगा जा रहा है और वो हैं सिंध के अवाम। दिलचस्प बात यह है कि दोनों फरीक सिंध के अवाम का भला चाहते हैं, लेकिन अगर सिंध की हालत देखी जाए तो बज़ाहिर भलाई उतनी नजर नहीं आती जितनी दावों में बताई जाती है। आलमी इदारे की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक कराची दुनिया के 10 नाकाबिले रिहाइश शहरों की फहरिस्त में शामिल है। ऐसा क्यों है और सिंध के ना खत्म होने वाले इस मरज की आखिर दवा क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में। जो मेहमान मेरे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं, फैजुल्लाह कमोका साहिब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रुकने कौमी असम्बली, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस एंड रेवेन्यू। अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रुकने कौमी असम्बली है। इफ्तिखार अहमद साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, गहरी नजर रखते हैं खास तौर पर जो मामला विफाक और सूबे के दरमियान इस वक्त मौजूद है। इफ्तिखार साहब स्टूडियो में मेरे साथ हैं। ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रुकने कौमी असम्बली, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस एंड रेवेन्यू फैजुल्लाह कमोका साहब, जो विफाक पैगाम दे रहा है सिंध को, वजीर आला सिंध को रबर स्टैंप कह रहे हैं हुकूमत की जानिब से, आपके दोस्त आपके कलीग्स, सर विफाक चाह क्या रहा है, मसला क्या है विफाक और सिंध का, कोई हल है? जी, इसमें मैं थोड़ी गुजारिश करना चाहता हूँ। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक मुतालबा है कि सिंध के अंदर गवर्नेंस जो है उसको बेहतर किया जाए। जो हालात इस वक्त सिंध के हैं और सिंध के लोगों के जो हालात हैं वो इस वक्त निहायत बुरे हैं। मिजरेबल कंडीशन में सिंध के लोग रह रहे हैं। कराची की आपने बात की, वहाँ पे कराची वालों को सजा दी जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट करने की। 18th अमेंडमेंट के बाद आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो माली वसाइल हैं वो सारे जो हैं वो सूबों के पास चले गए। इनको बजट में से अपना हिस्सा जो है वो मिल जाता है। जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है वो जो इनका शेयर तय है वो इनको मिल जाता है। अब कराची वालों के ऊपर जो अजाब नाजिल हुआ इस वक्त, आप बता रही हैं कि 10 जो अनलिवेबल सिटीज़ हैं उनमें से एक कराची है। तो आप देख लें कि अफ्रीका के शहरों से भी शायद कराची जो है वो नीचे चला गया है, जो कभी रोशनियों का शहर हुआ करता था। अगर आप इंटीरियर सिंध की बात कर लें तो वहाँ पे स्कूलों के अंदर जानवर बंधे हुए हैं, स्कूल बंद पड़े हुए हैं, वहाँ पे कोई पुरसाने हाल नहीं है। हॉस्पिटल्स का वहाँ पे बुरा हाल है, कुत्ते के कांटे से इंसान मर रहे हैं। एड्स की जो फैलाव लाड़काना में आपके सामने है और उसके नतायज भी वहाँ के लोग बेचारे गरीब लोग भुगत रहे हैं। इसी तरह ड्रिंकिंग वाटर की बात करें तो बहुत सारे इलाके इंटीरियर सिंध के ऐसे हैं जहाँ पे इंसान और जानवर एक ही घाट से पानी पी रहे हैं। और रोड स्ट्रक्चर की बात करें तो अल्लाह ताला माफ़ करे, ऐसे लगता है कि शायद हम ज़माना कदीम में आ गए हैं। कोई सड़कों का नामो निशान सिंध अंदरूने सिंध में आपको नज़र नहीं आता। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कराची के अंदर भी ऐसे ही हालात हैं। पीने के लिए पानी जो है वो आपको खरीदना पड़ता है। अब अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बात करें तो इंटीरियर सिंध के अंदर रिसेंटली आपको पता है जो डाकुओं ने जो तबाही मचाई हुई है, बड़े बड़े गैंग्स हैं और उनकी सरपरस्ती जो है वो सिंध के वडेरे कर रहे हैं। तो लगता नहीं है यहाँ पे कोई सूबाई हुकूमत की रिट है। ये सारे उन मामलात की बात कर रहा हूँ जो सूबाई हुकूमत के ज़ेरे निगरानी आते हैं। ठीक है कमोका साहब, आपने बड़े अहम निकात रख दिए हैं। मैं अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मंदोखेल साहब, आप सुन भी रहे हैं, वो कहते हैं विफाक समझ रहा है कि सिंध ज़माना कदीम की कोई जगह है, ना सड़कें हैं ना पानी है, चोर डाकू फिरते हैं, कोई बाहर नहीं निकल सकता, कोई रेट ही नहीं है। उन्हें लगता है वो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं, पता नहीं किस दौर का इलाका बना के आपने सिंध रखा हुआ। सर या तो बताएं हालात क्या, और अगर वाकई ये हालात है फिर विफाक ठीक कह रहा है, किस बात के पैसे दे आपको? मैं टेलीफोन लाइन पे हूँ पहले ये मेरा ख्याल में जरूर तहरीक इंसाफ के होंगे। कौन साहब है जी सर, ये फैजुल्लाह कमोका साहब हैं, रुकने कौमी असम्बली हैं, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस एंड रिव्यू हैं। जो पॉइंट वो सामने रख रहे हैं उस पर क्या जवाब है आपका? ये पूरा जो अखबार पढ़ा उन्होंने मोहतरम ने,
इनसे जरा ये पूछो कि अभी तो बजट आ गया, आपने बजट के ऊपर और खुद आप फाइनेंस कमेटी का बता रहे हो कि वो चेयरमैन है, तो ये इनसे पूछे कि ये जो आपने पूरा आपने सिंध की लॉ एंड ऑर्डर पे कर दिए, क्या अभी पंजाब में जहां डाकू ने लोगों के हाथ काटे हैं पूरे छुरी से, जैसे कोई वो क्या कहते हैं चंगेज खान के जमाने का वो वीडियो उनकी नजर से नहीं गुजरी। नंबर एक बात। दूसरा, उन्हें ये कहा कि कराची पर अजाब नाजिल हुआ है। बिल्कुल अजाब नाजिल हुआ है। जहां 14 MNA PTI को दिए गए हैं और 29 MPA देंगे तो अजाब से कम तो नहीं है। इससे पहले वो अजाब था इनकम का और अब जाके इनकम के बजाय इनको दे दिए। जरा इनसे ये पूछे कि आपकी जो अजाब हुकूमत आई है 2.5 साल से और कराची में 14 MNA आपके हैं, तो जरा इन पूछो कि 14 MNA ने कौन सा काम किए। एक वाटर कूलर तो मुझे बता दें। हाँ, फैसल वाडा साहब का इलाका जहाँ से इनको मैंने कौमी असम्बली की सीट से भगाया, यहाँ पे इन्होंने चौकिंग किए 43 करोड़ की, और 43 करोड़ का जब मैंने सेनेट कोर्ट में पिटीशन दाखिल की जो इस वक्त पेंडिंग है, तो पता चला PWD ने ये कहा कि ये 15 करोड़ का काम था और वो भी पानी में बह गया। ये रिकॉर्ड की बात करो, सेनेट कोर्ट में पिटीशन मेरी पेंडिंग है। अब दूसरी बात, जो ये पूरा सिंध का नक्शा पेश कर रहा है, जरा इनसे पूछे आपकी 8 साल से खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत थी, आप जरा वो दूध की नहरें तो मुझे गिनवा दें कि आपने कहाँ से किया। फिर उसके बाद आपने पंजाब की सूरत हाल है वो आपके सामने। फिर उसके बाद ये सिंध भी आपका हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा है, वफाकी हुकूमत का हिस्सा है। आप सिंध का बता दे जहाँ सिंध आपसे हक मांग रहा है। आपने NFC अवार्ड के तहत जो पैसे कम दिए, पिछली मरतबा 132 अरब आपने कम दिए और इस मरतबा फिर आप उसी तरह काम कर रहे हो। और फिर आपने सिंध का पानी रोका 60 साल की तारीख में। अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब, बड़ी माजरत मैं आपको रोक रही हूँ, आपकी नजर से भी गुजरा होगा, फवाद चौधरी साहब ने बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कराची में बैठकर और उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज का इस्तेमाल भी किया। आड़े हाथों सिंध हुकूमत को लिया। वो कहते हैं 1500 अरब दिया लेकिन कुछ यहाँ नहीं लगा, सब बाहर चला गया है। वो सवाल साथ साथ उठाते हैं कि पैसा वफाक क्यों सिंध को दे, हमें लगाना होगा, हम खुद से लगा लेंगे, आपको दिया जाएगा तो वो फिर दुबई में चला जाएगा, UAE में चला जाएगा, लंदन में चला जाएगा। उनको लगता है कि निज़ाम जो है वो CM सिंध नहीं चलाते हैं, वो जरदारी हाउस से चलता है। हाँ, वो फवाद चौधरी साहब से सवाल ये भी कर लेते आप कि आप इसी हुकूमत का हिस्सा रहा है पीपल्स पार्टी का, आपको ये सारी चीजें तो याद नहीं थी। और फिर आज बजट आ गया है, आप कराची में आके लोगों का ज़हन दूसरी तरफ लगाने के बजाय आप ये बताओ, जो पिछले बजट में आपने 1100 अरब जो है ना वो कराची के लिए पैकेज का ऐलान किए, उसमें जरा 11 रुपए तो गिनवा दे कि आपने कहाँ लगाया। तीसरी बात, पानी के हवाले से जो आपने फैसल वाडा से दूसरे लोगों ने कहा कि 4 मंसूबे के लिए आपने वफाकी हुकूमत की हैसियत से आपने अपनी हिस्से के कितने पैसे दिए, जरा वो भी गिनवा दे। और फिर उसके अलावा ये कराची भी आपका, ये सिंध भी आपका, पाकिस्तान का हिस्सा है, आप जरा अपने हिस्से का किरदार तो बता दे सिवाय तनकीद का। आपके 29 MNA और 14 MNA जो 13 हो गए, आप ये बताओ कि आपने क्या दिए सिवाय लॉलीपॉप का, आपने क्या दिए इस सिंध हुकूमत को। और फिर सबको जोड़े, आप पंजाब में बैठे हुए अपने सिवाय आपने अपने भाई को एडिशनल एडवोकेट जनरल लगा के, और फिर सिवाय ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इन कठपुतली हुकूमत को आप ये मुझे बताओ, जहाँ उन्होंने 1000 ज्यादा U-टर्न दिए, U-टर्न के पानी से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने जितनी दवाई वादी की, आपने कहा तो 3 महीने में हम पाकिस्तान को जो है पाकिस्तान बना दीजिए। आज तो आपने पाकिस्तान को उल्टे बिगाड़ दिए। आज पाकिस्तान में 2.5 साल आपके गुजर गए। आप मुझे एक बताओ, मैं आपकी तौर से इनको चैलेंज करूँ, मुझे पूरा पाकिस्तान में 16,000 अरब लिए होंगे, जहाँ कोरोना के नाम पे उन्होंने जो ना वो खरबों रुपए IMF से और एशियन डेवलपमेंट को जरा आगे बढ़ाते हैं। ये तो आखिरी जुमला, आखिरी सवाल नहीं कटे उनसे, आखिरी जुमला, आपने अभी बजट में 5 अरब आपने कोरोना के मद में लिए, जबकि खरबों के मद में आपने दुनिया से बटोर लिए। फिर आप कहते थे कि MP MNA को डेवलपमेंट के मद में पैसे देना रिश्वत है। आज आपने 50 करोड़ दे चुके हो और अगले बजट में आपने 68 अरब रुपए जो ना वो MP और MNA के लिए रिश्वत के तौर पर रखा है। जरा जवाब है इनके पास? ठीक है, मैं इसका जवाब लेती हूँ, लेकिन इससे पहले कि हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, आज फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा, इफ्तिखार साहब ये सुनिएगा, तो फिर मसले की तरफ आती है। सिर्फ इल्जामात बराए इल्जामात हैं या हकाइक से ताल्लुक? सुनिए फवाद साहब क्या कहें। ये इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि जब से ये पार्टी जरदारी साहिबान के हाथ में गई है, उन्होंने इसको एक सिंधी कॉम्प्रेस पार्टी में पीपल्स पार्टी को तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंध की हुकूमत खुद कॉम्प्रेसी की सियासत में पड़ गई है। पीपल्स पार्टी तो ऐसी कभी भी नहीं थी। जो वफाक का पैसा है वो उस वक्त तक 100% खर्च नहीं हो सकता जब तक सूबाई अथॉरिटीज उसके साथ नहीं मिलेंगी।
हमें तशामुल हक साहब ने भी ज्वाइन किया, मगर इफ्तिखार साहब पहले आपकी तरफ मैं आऊंगी कि 34 माह से ये इसी तरह से मामला जारी है, विफाक और सूबा सिंध के दरमियान कोई एक दूसरे को नहीं बर्दाश्त करने को तैयार है। ये फरमाइएगा कि ये एक दूसरे को जो सवाल पूछे जा रहे हैं और तनकीद बराए तनकीद है, इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम है, एक घटिया सियासत की जा रही, मैं इसे कहूँगी, ये कोई हकीकत है इसमें? देखो, बात यह है कि अफसोस है कि एक फेडरेशन में वफाक अपनी एक इकाई के बारे में इस किस्म के ख्यालात का न सिर्फ इजहार कर रहा है बल्कि उसको शाबाश भी दे रहा है, उनको बकअप भी दे रहा है। ये अफसोसनाक बात है। सूबे ने खुद चलना है। 1973 के आइन में और 18वीं तरमीम के बाद सूबों को जो इख्तियार गया, हमें अगर उसका एहतराम नहीं करना तो हम साफ कहें, और वो कहते हैं। मतलब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने 18वीं तरमीम के बारे में बहुत वाज़ेह तौर पे अपने ख्यालात का इजहार किया हुआ है। सारी खेल जो PTI की है वो ये नज़र आती है कि अगले 2 साल और फिर 5 साल का जो प्लान है, अगले 7 साल में ये बिल्कुल आइन से वो तमाम चीज़ें निकाल के बाहर फेंकना चाहते हैं जो साल हर साल की कोशिशों और काविशों के साथ सूबों को मिली। अब ये जो 29 MPA जिस पार्टी के हों, 29 MPA, क्या ये तमाम दोस्त जो PTI का केस पुट कर रहे हैं बताएंगे कि उन 29 MPA ने पिछले 3 सालों में कितनी मरतबा संजीदगी के साथ, मैं लफ्ज़ संजीदगी इस्तेमाल कर रहा हूँ, संजीदगी के साथ इन मामलात पर ख्यालात बताए पार्लियामेंट के अंदर, सिंध की पार्लियामेंट के अंदर। और जो बातें फवाद चौधरी साहब करते हैं, मेरा ख्याल है कि इस ज़माने में फवाद साहब इस पार्टी में रहे हैं जिस पार्टी के बारे में इतनी बड़ी तनकीद आज वो कर रहे थे, पर उनका हक़ है, पार्टियाँ बदलें, कहीं जाएँ। लेकिन जो मामलात क्या नाम है कमुक्का साहब ने बताए हैं, कमुक्का साहब ने जो केस पेश किया है वो तो मुकम्मल मुकदमा है सिंध की हुकूमत के ख़िलाफ़ कि वहाँ पे वफाक बराह रास्त मुदाखलत कर सकता है, जो कमुक्का साहब ने कहा है। अगर कमुक्का नहीं, इफ्तिखार साहब क्या करें, एक मिनट ऐड ना करें। अब बड़ी संजीदा बात कमुक्का साहब ने की है। कमुक्का साहब ने जो केस तैयार किया है, अगर ये कमुक्का साहब कल किसी अदालत में ले जाएं तो मेरा ख्याल अदालत ये मशवरा देगी कि अगर आपका ये केस है और उसके पास सबूत हैं तो फिर वहाँ पे गवर्नर राज लगा दिया जाए, या कम अज़ कम मौजूदा जो सिस्टम है उसको किसी आईनी तरीके से खत्म करना पड़ेगा, गैर आईनी तरीके से। सर यही कह रही ना, फवाद साहब ने आज कहा कि गवर्नर रूल जो आप बात कर रहे हैं, उनका आइन में इसकी गुंजाइश नहीं है। 140A लगनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट इन्फोर्स करे, मकामी हुकूमतें बने। वो कहते हैं जितनी आज सिंध और कराची को मकामी हुकूमतों की जरूरत है, मकामी हुकूमत बननी। अच्छा, बच्चे वाली बातें हम ना करें, लोग हमें देखते हैं, लोग हमें सुनते हैं, लोग हमारे पे थोड़ा बहुत एतमाद भी करते हैं। 140 क्या कहता है? 140 तो सिर्फ लोकल बॉडीज के हवाले से है, तो क्या लोकल बॉडी सिंध की जरूरत है? मेरी जरूरत नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा की जरूरत नहीं है। सर कराची वर्स्ट सिटीज में आ गया है, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू ना, मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू लाहौर के बारे में। मैं इंटरनेशनल रिपोर्ट की बात कर रही हूं, ऐसी लाहौर के बारे में। प्लेसेस टू लिव इन 2021 कराची। बीबी आपको मिल गया ना, लाहौर की फजा के बारे में, लाहौर की आलूदगी के बारे में, लाहौर की गंद के बारे में, लाहौर की बैड गवर्नेंस के बारे में। गंदगी का जवाब गंदगी से तो नहीं ना, बेहतरी तो करना। बीबी आपने पेश किया ना पॉइंट, मैंने तो कुछ और कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूं कि जो केस फैजुल्लाह साहब ने पेश किया, ये बड़ा परफेक्ट केस है टू डिसॉल्व द असेंबली। कोशिश करें किसी तरीके से सिंध की असेंबली डिसॉल्व हो जाए, तभी ये इनकी बचत है। बाकी ये रहा सवाल करना कि NFC अवार्ड के पैसे कहाँ गए, ये सवाल आइन के किस आर्टिकल के हवाले से आप ये पूछ रहे हैं, जरा वो आर्टिकल भी हम ये सवाल था मेरा आगे कि आखिर एहतसाब अवाम को करना है अपने मुंतखब नुमाइंदों का या कानून की अमलदारी। वोट उनको मिलते हैं बाबा, इनको भी मिले हैं ना। 29 MPA ऐसे तो नहीं हो गए, 29 MPA बहुत बड़ा नंबर है बाबा। सही कह रहे हैं। 29 MPA एक शहर के आए हों और शायद 1-2 सीटें सिंध से भी नहीं हो, वो क्या कर रहे हैं वहां पे? ये सारा केस फवाद के जिम्मे पड़ गया लड़ना, या गवर्नर के। अच्छा, गवर्नर भी फरीक बन गया। साहब ने भी कुछ अर्सा पहले गुफ्तगू की है, मैं वो सुनवाती हूँ, फिर एहतशाम साहब को भी शामिल करते हैं। असद उमर, जब खत लिखा गया था सिंध की तरफ से कि हमें ना PSD में भी दिया जा रहा है ना प्रोजेक्ट्स को दिया जा रहा है, तो उसका जवाब फिर असद उमर साहब ने दिया था। ये सुनिए पहले असद उमर साहब। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कहिए। NFC अवार्ड का जो पैसा खर्च होता है उसको चेक करने के लिए जो भी आईनी तरीकाकार है और जो भी कानूनी तरीकाकार है उसको तो मैं सपोर्ट करता हूं। अगर उसकी आड़ में किसी हुकूमत को गिराने का फैसला किया गया है तो इनकी मर्जी। चलें जी, असद उमर साहब सुनिए क्या कह रहे हैं। वज़ीर आला इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो सिंध के अवाम और सिंध की हुकूमत के अंदर तफरीक नहीं कर पा रहे। आप सिंध की हुकूमत ज़रूर हैं, आप सिंध के अवाम नहीं हैं, और पैसा हमने खर्च करना है सिंध के अवाम के ऊपर, सिंध की हुकूमत के लिए नहीं।
पहले पैसा गया है सिंध की हुकूमत के पास, उससे बड़े शानदार सरे के अंदर महल भी बने, उससे स्विट्ज़रलैंड में डायमंड के नेकलेस भी मिले और पता नहीं क्या क्या कहाँ कहाँ दुनिया में, फ्रांस में जायदादें बनाई गई, लेकिन वो सिंध के अंदर नहीं लगा पैसा। जी इफ्तिखार साहब, बाकी ये अच्छा, ये जो बात अभी सुनाई गई है कि सिंध में वो डायमंड के नेकलेस और ये सब मुकदमात अदालतों में हैं, आप उनके खिलाफ प्रोसीड कर रहे हैं, ये तो आप अदालतों को अपना क्या मजबूर कर रहे हैं कि आपकी बात मानी जाए, एक बात। और दूसरा ये सवाल मैं पूछना चाहूँगा, अपना ये जो फैज़ साहब हैं और जिस कमेटी का आपने बताया ये सरबराह हैं, बड़ी बुनियादी सवाल ये है, क्या NFC अवार्ड के तहत दी जाने वाली रकम जो है सूबों को, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिंध, सूबों को उसके खर्चने पर कानूनी तौर पे और आईनी तौर पे कौन सी शिक है जो उनको पाबंद करती है कि वो बताएं वफाक को कि पैसे उन्होंने कहाँ खर्च। ठीक है, मैं इस सवाल को लेकर जाऊंगी फैजुल्लाह साहब की तरफ, लेकिन एहतशामुल हक साहब, ये जो गुफ्तगू इस वक्त जारी है वफाक और सूबे के दरमियान माली मामलात को लेकर, जो बेतमादी दिखाई दे रही है, जिस तरह के इल्जामात हैं, पब्लिकली ह्यूमिलिएट कर रहे हैं अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को, खुद MNAs और MPAs, ये फरमाइएगा सर, कौन ठीक बात कर रहा है और मामला बढ़ किस तरफ रहा है? आप और मैं और इफ्तिखार साहब नहीं फैसला कर पाएंगे कि इस वक्त सूबे और मरकज में जो लड़ाई चल रही है और झूठ कौन बोल रहा है। असद उमर साहब कहते हैं कि 100 अरब रुपया हमने इनको दिया, सईद गनी साहब कहते हैं हमारा 65 अरब रुपया रहता है वो नहीं दिया उन्होंने। अभी देखें, ये चीजें तो चलो एक अरसे से हम सुनते आ रहे हैं कि जी पैसा कम दिया, ज्यादा दिया, लेकिन अब आयशा जो सूरत हाल डेवलप हो रही है सिंध में, ये बड़ी खतरनाक है। अब इसका कॉन्सिक्वेंस आप देख लें क्या होगा, और ये इसके जो इवेंट्स हैं, अब देखें सबसे पहले ये चंद दिन पहले, मेरा ख्याल है 2-2.5 हफ्ते पहले की बात होगी, इफ्तिखार साहब को भी पता है कि जब बिलावल भुट्टो ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जी पंजाब का वज़ीर आज़म जो है रिटायर्ड हो या मौजूदा हो या इस्तीफा दे चुका हो या निकाल दिया गया हो, उसे जिस तरीके से जनाब लंदन पहुँचाया जाता है, उसके बाद फिर सिंध से जो होता है उसको फांसी दी जाती है। फिर सदर जरदारी के साथ क्या हुआ, एक तो देखें उन्होंने बात की, फिर दूसरा स्टेटमेंट आता है चीफ मिनिस्टर की तरफ से, वो क्या कहते हैं कि जी देखें मुसलसल ये बातें हो रही है कि जी पानी रोक दिया था, पंजाब से सिंध का पानी रोक दिया गया। तीसरा स्टेटमेंट आया उनका कि जी देखें डेवलपमेंट बजट जो है वो हमें नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसा ये वो चीजें हैं, जो इवेंट्स हैं जिनको आप मॉनिटरी देखें, तो जो लोग आज बात कर रहे हैं कि सिम कार्ड का इस्तेमाल होना, फिर ये जिस तरीके से बैरियर टाउन का वाकया हुआ, आज आप देख लें कि रेंजर्स के ऑफिस को जिस तरीके से घराव डाल के जनाब नारेबाजी हो रही है और सिंधु देश के नारे लगाए जा रहे हैं, ये बड़ी सीरियस नौयत की बात है। इससे पहले आप सूरत हाल देखें कि जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ने अपने मामलात बेहतर किए और PMLN की कास्ट पे किया, मैं तो कहूँगा PMLN को जो नुकसान पहुंचा या फॉर दैट मैटर PDM को पहुंचा, लेकिन सारी चीजें ठीक हो गई, सिवाय खुशी शाह साहब के सारे बंदे उनके, शदीद मेमन भी बाहर आ गए, इसी तरह से आप देख लें बाकी लोग जो थे वो भी सारे बाहर आ गए। और एहतशाम साहब, जो आप बात कर रहे हैं इसी के रेफरेंस में आपने CM सिंध के जिस स्टेटमेंट का जिक्र किया, आज फवाद चौधरी साहब ने भी एक बात बोली, जो बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा बदकिस्मती से वजीर आला सिंध लिसानी सियासत कर रहे हैं। सर, ये अब विफाक के नुमाइंदे हैं फवाद चौधरी साहब, तर्जुमान है वजीर आजम पाकिस्तान के, और वो एक इकाई के वजीर आला को कह रहे हैं कि आप लिसानी सियासत कर रहे हैं, कोई आम पार्टी वर्कर एक दूसरे पे बात नहीं कर रहा। तो मामलात अभी आपने खुद जिस तरह तफसीलन बताया, जलती पे तेल का काम कौन कर रहा है, किधर से हो रहा है ये सब कुछ? देखिए आयशा, कुछ चीजें सियासी तौर पे करने की होती है, ये भले करें, सियासत करने के लिए होती है, झूठ बोले सच बोले वो अलग बात है, लेकिन मैन इट कम्स टू डीलिंग विद जो नेशनल सिक्योरिटी, मेरा ख्याल है वहाँ पे इस तरह के बयान बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर ये वाकई समझते हैं फवाद साहब किस तरह की बात है, तो इन्हें चाहिए कि प्राइवेटली बात करें, चीफ मिनिस्टर को बुलाएं। चीफ मिनिस्टर आते ही नहीं है, फेडरल जो जितनी मीटिंग होती है मरकज में बहुत कम वो आते हैं, उनके ऊपर केसेस भी हैं, उनको ये भी होता है कि मुझे गिरफ्तार न PDS साहब वाले कर लें। लेकिन ये सारी बातें अपनी जगह, आप किस तरह के कंसर्न है तो आप बात करें, बैठ के बात करें। लेकिन आयशा, जाती तौर पे मुझे लग रहा है कि मामला जो है ना शायद हाथ से है, सियासत उस तरफ चली गई है कि कहने वाले लोग कहते हैं कि 2023 बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जरदारी साहब को शायद अंदाजा हो गया कि अगले सेटअप में ये 10 साल से जो हुकूमत है शायद उनकी नहीं होगी। अब कहने वाले लोग ये कह रहे हैं कि जी वो पहले से प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मरकज को कभी इंश्योर करें आप कि हमारी जो ताकतें हैं रियासती को, उनको इंश्योर करें कि हमें 2023 में हम ये सिंध हमारे पास रहेगा। अब कहने वाले लोग कहते हैं कि शायद अगले सेटअप में उनको ना मिले, ये इसी वजह से सिंध कार्ड पे खेलने की बातें हो रही है, ये अपनी जगह है। लेकिन मैं जाती तौर पर समझता हूँ आयशा के जो इफ्तिखार भी बात कर रहे हैं कि ये कुछ तरीका नहीं है कि आप सड़क पे आके बयानबाजियां दे के अपने मामला तय करेंगे। आपके तफसीलात हैं दोनों के हैं, रोजाना की बुनियाद पे आप देख लें सईद गनी साहब मरकज के खिलाफ और मरकज के सारे वजीर अपनी वजारतों में काम नहीं करते। आज उन्होंने काम किया होता तो महंगाई और मसाइल जो हम सह रहे हैं वो शायद कम होते हमारे।
वो सियासत खेलने के लिए उनको कर दिया गया। एक वजीर हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, 40-42 साल में मैंने नहीं देखा कि एक ओपोजिशन का बंदा बयान देता है, 4 गवर्नमेंट के बंदे बैठ के कंट्राडिक्ट करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं। वो लोग जिनका अब सियासत से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, जो उनकी वजारतें उसमें काम नहीं करते। अब सवाल ये है कि भी क्या ये समझते हैं कि बयानबाजी से लोग मुतासिर होकर हमें वोट देंगे? तो मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। आपकी बस वोट कारकर्दगी है। ठीक है, बजट आ गया, कुछ चीजें अच्छी भी हैं, आइंदा के लिए इन्हें देखना होगा। 2 साल में, 1 साल तो फीता कटिंग में आ जाएगा। कोई प्रोजेक्ट शुरू किए हैं कि नहीं, कि किस बुनियाद पे लोग आपको दोबारा लेके आएंगे इख्तियार में, उसके लिए अब इनको मेहनत की जरूरत दुरुस्त है एहतशाम साहब, से निकलना होगा। क्या बयानबाजी से लोग मुतासिर होंगे, इस तरफ जाएंगे। लेकिन फैजला साहब आपकी तरफ आऊंगी। जो इफ्तिखार साहब ने सवाल रखा था, उससे पहले मुराद अली शाह साहब ने क्या कहा, ये आप सुनिएगा। बहुत अफसोस ये कहा गया कि जी हम सिंध हुकूमत को नहीं देंगे, सिंध के लोगों को देंगे। सिंध हुकूमत सिंध के लोगों की नुमाइंदा है। चले खर्च आप करें, हमसे कंसल्ट तो करें। आप 2 पाकिस्तान की जो हम बात करते हैं, इधर नजर आता है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी ना बनाए इधर, ये इस तरीके से सिंध को ट्रीट ना करें, 2 पाकिस्तान ना बनाए। इंशाल्लाह ताला इनको सजा सिंध के लोग देंगे। जी फैजुल्लाह साहब फरमाइएगा, एनएफसी अवार्ड की रकम या जो इस रकम पर सवाल उठते हैं, कोई आईनी कानूनी शिक जो इफ्तिखार साहब ने सवाल किया और जो सीएम सिंध का शिकवा है, क्या फरमाएंगे आप? जी मैं इस पे थोड़ा तफसीलन जवाब देना चाहूँगा। जी जी 18th अमेंडमेंट के तहत तकरीबन 60% जो है वो सूबों को चला जाता है। अगर पिछले साल आप देखें 4000 अरब के करीब हमारा रेवेन्यू था। तो जी मंदोखेल साहब मैं आपको लेती हूँ, कमोका साहब की बात सुन लीजिए। पहले जो एहतशाम साहब ने बातें की, मेरे आप वर्जन तो सुन लेना, जिसने बहुत लंबी कहानी, लोग कहते हैं सारी दिल की बातें कह दी है। लोग कहते हैं भाई, लोग जो कहते हैं ना, उसके जवाब भी तो सुन लो। आप अपने तरफ से जो प्रोपेगेंडा करे हो और आप कह रहे लोग कहते हैं, आप जरा सुन तो लो। जो अगर जिन लोगों ने सिंध देश का नारा लगाया, उनसे हमारा क्या आयशा जरा इनको खामोश कराएं अपनी बात। जी सर, मंदोखेल साहब बारी बारी आते हैं, मैं बिल्कुल आपकी बात सुनूंगी। एहतशामुल हक साहब हमारे साथ, सर मैं बिल्कुल आपको पॉइंट लूंगी। आप बीच में किसी और को ले रहे, जो इसने इतनी सारी बातें कही है, लोग कहते हैं, लोग दिल की बातें कह के लोगों पे ना डाले। अगर कुछ कॉम्परस लोगों ने अगर सिंध देश का नारा लगाया, तो उसे हमारा क्या वास्ता? पीपल्स पार्टी तो व्हाइट पार्टी, जहाँ बीबी शहीद हो गई है, तो आसिफ अली जरदारी ने कहा था पाकिस्तान कपे। आप चंद टोलों का नाम उसको हमारे सर पे क्यों डाल रहे हो? और फिर जब बात आप कर रहे हो कि तरक्याती काम का, जब अगर सिंध के हुकूक के लिए अगर एनएफसी अवार्ड में हमें पैसे नहीं मिलते, अगर पानी हमारा रोका जाता है, तो चीफ मिनिस्टर के एक सिंध का नुमाइंदा या चीफ सर मैं इसी बात का जवाब लेने लगी ना फैजुल्लाह साहब से। मंदोखेल साहब आपने एहतशाम साहब की बात का जवाब दे दिया, अब कमोका साहब से जवाब ले लेना। आप वही शिकवे की बात कर रहे हैं। अच्छा आयशा, मैं बात कर रहा था 18th अमेंडमेंट के बाद मेरे बड़े मोहतरम इफ्तिखार साहब, उन्होंने बात की 18th अमेंडमेंट की। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब 18th अमेंडमेंट आई, उस वक्त हमने, या उस वक्त जो हमारी हुकूमतें थी, उन्होंने ये सोचा नहीं कि क्या हमारे इदारों के पास इतनी डेप्थ है, क्या उनके पास एक्सपर्टीज है जो हम डिवॉल्व करने जा रहे हैं, महकमे नीचे लेके जा रहे हैं सूबों के अंदर। क्या उन सूबों के अंदर, जी हेलो जी कमोका साहब फरमाइएगा। सर ये जो आप जो बात कर रहे हैं, सिर्फ आपको सिंध में नजर आ रही है? पंजाब केपीके में सब कुछ ठीक है? बात सुन लीजिए, मैं बात सुन लेना। मैं सारे मैं 18वीं तरमीम की बात कर रहा हूं। 18वीं तरमीम तो अपना सर 18वीं तरमीम को ना ज़ेर बहस है। सिंपल सवाल ये है कि अगर एनएफसी अवार्ड को पैसे दिए जाते हैं, भला किस तरह भी दिए जा रहे हैं? चले क्या आईनी और आईनी नहीं, एनएफसी अवार्ड नहीं सर। मेरा सवाल बड़ा सर मेरा सवाल बड़ा सिंपल है। तौर पे किसी तरह आप इस पे अकाउंटेबल कर सकते हैं सूबे को? बस ये सवाल है। और आईनी और कानूनी उसकी हैसियत क्या होगी? जी देखें, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो चारों सूबों की पार्टी है। हमारी सिंध के अंदर भी नुमाइंदगी है, ये बात सवाल नहीं है। केपी में भी नुमाइंदगी है। अच्छा, जो उन्होंने सवाल किया है उस हवाले से मैं बताऊं, वो कह रहे थे कि कभी आपके सिंध में जो नुमाइंदे हैं उन्होंने असेंबली में बात की है? तो बेशबहा दफा उन्होंने बात की है। और अभी भी जो हमारे अलीम आदिल शेख साहब हैं, अपोजिशन लीडर, वो इंटीरियर सिंध में जाके जो पानी का मसला हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्त बता रहे हैं, वो हर एक जगह पे जाके चीजों को हाईलाइट कर रहे हैं कि किस तरह से हकायक को मसख किया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि बीइंग अ नेशनल पार्टी, हमारा चूंकि वहां पे सिंध के अंदर भी हम अपोजिशन में हैं, तो वहां पे हम ये पूछने का हक रखते हैं कि
इदारे अपना काम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नहीं आप फैजल तवक्कुल साहब, मैं तो इसको सादा सवाल बनाऊं सर, इसको आसान सवाल बना लेते हैं, इतनी टेक्निकलिटीज में नहीं जाते। सिर्फ ये फरमाइएगा कि जिस तरह से विफाक से बयानात दिए जा रहे हैं सिंध की तरफ, जो विफाकी वुज़रा या आपके सूबाई वुज़रा सिंध हुकूमत पर बयानबाजी करते हैं, वो बात बनाने वाली बात है या बात बिगाड़ने वाली बात है? असल में आयशा, इस मसले को उलझाया इतना जा रहा है सर, कौन उलझा रहा है चीजें तक, मैं आपको बता रहा जी, हूँ। फरमाइए। सिंध की तरफ से उलझाया जा रहा है और किसकी तरफ से उलझाया जाएगा? हमारा तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक इंटरेस्ट है कि जो लोगों का पैसा है, टैक्सों का पैसा है, लोगों की अमानत है, वो लोगों के घरों में ना जाए, लोगों के आईनी और आईनी तरीका करके दुरुस्त कह रहे हैं सर। आईनी तरीका कर सर, दिखे ना फैजल साहब, आईनी तरीका कार इस्तेमाल करें, सियासी नहीं। सर गुजारिश तो सुन लेना आप, हाँ जी, प्लीज। साहब आप मुझे बात करने दें। नहीं, मैं आपको सर, आप बात कर रहे हैं सर पीटीआई के हवाले से, मेरा नहीं आशा साहब नहीं, मेरा देखिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, एक सेकंड, क्योंकि हमारी बातें सब लोग सुन रहे हैं। मेरा एक सिंपल सा सवाल है, आपका ये इल्ज़ाम बज़ाहिर बहुत अच्छा लगता है कि सारा पैसा लूट के बरतानिया चला गया, लंदन चला गया, हीरे के नेकलेसों में चला गया, वेरी गुड। लेकिन मेरा ये सवाल है फैजला साहब, क्या NFC अवार्ड के तहत जो पैसा सूबों को दिया जाता है, उनके इस्तेमाल के लिए एक आईनी और कानूनी तौर पे वफाक के पास क्या तरीकाकार है मुझे ये सवाल करने का? बस मुझे ये जवाब दे दें, बाकी सब ठीक है। उसका तरीकाकार ये है कि असेंबली के, सिंध असेंबली के अंदर जो हमारे मेंबरान असेंबली हैं, हमारे अपोजिशन लीडर वो करें, वो उसके ऊपर सवाल उठाते हैं। बिल्कुल, बस ठीक है, इस तरह से ठीक है। इसमें मैं अगर कोई गलत बात कर रहा तो आप ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैंने मान लिया, मैं तो मानता हूँ। पार्टी, एक नेशनल पार्टी होने के नाते, अपनी पार्टी का नुमाइंदा होने के नाते, एक पाकिस्तानी होने के नाते, मैं भी ये सवाल पूछ सकता हूं। अगर मैं सिंध के अंदर ट्रैवल करता हूं, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, वहां पे लोग जानवरों से बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं, वहां पे अब कराची जो है वो चलें जी, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब, फरमाइएगा, जो इतराज़ात किए जा रहे हैं विफाक की जानिब से, अब कोई तरीकाकार है कि इस मामले को बेहतर तौर पर एडजस्ट किया जा सके और ऐसे इल्जामात और बयानात ना हो? पहली बात तो ये है कि जो बातें मोहतरम ने कही है, लोग तो बहुत लोगों के बारे में कहते हैं, जरा वो भी बताते हैं। लेकिन आप सिंध हुकूमत के बारे में अभी आ गया बजट के ऊपर बहस होना चाहिए। क्या सिंध का हिस्सा NFC अवार्ड के तहत पिछले मरतबा दिया है 132 अरब रुपए? क्या कराची पैकेज 1100 अरब रुपए में कितने पैसे दिए, इसका हिसाब है। अब फवाद चौधरी साहब जो खुद कभी हमारे हिस्सा थे, आज हमारे यहाँ आके और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों का जो ना वो मौजू का रुख मोड़ने के लिए वो तो बड़े माहिर है। मैं और फवाद चौधरी साहब एक ही दिन में एक ही लिस्ट पे हम दोनों सुप्रीम कोर्ट के वकील बने हैं। तो बहरहाल सवाल ये है कि इन सारी चीजों का जवाब तो बिल्कुल हमारे पास है, और आप अगर सारी चीजें हमारे फिर तो बड़ा बरादराना ताल्लुक है आपका फवाद चौधरी साहब के साथ सर। जी बिल्कुल, मैं और ये दोनों एक ही लिस्ट में 20 स्टूडेंट थे वकील, एक ही इसमें जो हम दोनों सुप्रीम कोर्ट के वकील बने थे 2012 में। तो सवाल ये कि ये सारी चीजें करने का आप हमारी, अगर वजीर आला सिंध ये नहीं कहे कि भाई हमें पानी 60 साल में कम तरीन पानी हमें दिए, अगर वज़ीर आला नहीं कहे कि हमें हमारे प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए NFC अवार्ड चाहिए। देखो, एक तरफ दो चीजें आयशा, थोड़ा सा इस चीज को थोड़ा देख ले। एक तरफ वफाकी हुकूमत हमें NFC अवार्ड के तक पैसे नहीं देते हैं, दूसरी तरफ बल्कियाती जो अदारे थी जो इनकम के पास थी 4-6 महीने पहले, वो हमारे पीछे लगा है कि भाई हमें पैसे दो। हमने 34 करोड़, जो मैं अपने जिले की बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट कराची की, 34 करोड़ रुपए पर मंथ जो नहीं पैसे दे रहे, और 5-4 साल जो बल्कियाती अदारे जहाँ इनकम का नाजिम था और नायब नाजिम PTI का था, 22 अरब रुपए दिए। जहाँ सिटी मेयर यानी कराची के नाजिम को अरबों रुपए का बजट दिया है, और जहाँ MPA MNA को 50-50 करोड़ भी नहीं गिनवाया। या उससे पहले जो 33 साल कम से कम मेरे हल्के में जो इनकम का राज था, और उन्होंने जिन अरबों रुपए बटोरे, लोगों के सर कलम किए, प्लॉटों पे कब्जा किए, बल्कि फैक्ट्री आपके सामने 264 लोगों को जिंदा जलाए, किस की मैं बात करूंगा।
हम पे कीचड़ उंगली उठाना तो बड़ा आसान है। कम से कम इस मोहतरम से मैं ये कहूंगा कि आप जरा इमरान खान मंदोखेल साहब, जो पैसे नहीं दिए विफाक ने, मैं एग्रीड हूं कि वो विफाक को सूबे को देने चाहिए जो बनते हैं। सवाल यह है कि आप लोगों ने अगर कोई काम किया है, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी सिंध हुकूमत बात करती, तो क्या विफाक को वो नजर नहीं आते या आप प्रेजेंट नहीं कर पाते, दिखा नहीं पाते कि ये आप लोगों ने काम किए हैं और ये विफाक को दिखाई नहीं दे रहे हैं? तो फिर कोई तहरीरी रिपोर्ट, कोई वीडियो रिपोर्ट उन तक पहुंचाएं कि जी हमने यहाँ इतने पैसे लगा दिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बात ये होता है ना, अगर एक तरफा रेडियो लगा हो ना तो जारी वाले सामने वाले को कुछ भी सुनने को, जवाब देने को नहीं मिलेगा, तो फिर बोलता रहे। अब बात ये है जो वफात ये सारी चीज के सबसे पहले जो NICVD का जो एक जाल बिछाया पूरा सिंध में 10 अजला में, मैं बताऊं कि दुनिया की जदीद तरीन अस्पतालों के बराबर में अस्पताल है कार्डियो, जिसके दिल अस्पताल कहते हैं। और फिर उससे बढ़कर हर चौराहे पे जैसे वो स्टैंड बाई जो गाड़ियां वो खड़ी की दिल की अमराज के लिए जो सबसे महंगा तरीन है। फिर बेनजीर ट्रॉमा सेंटर के नाम से जो अस्पताल बना हुआ है वो भी दुनिया का। मैं फिर इस बात पे कहूंगी, आज फिर फवाद चौधरी साहब यही बात कह रहे थे कि कोई हेल्थ की सहूलियात ही नहीं है, हमें तो कोर्ट ने कहा कि 4 बड़े अस्पताल ले लो, हम तो लेना नहीं चाहते थे, मजबूरन लेने पड़े। मेरी बात फिर वही है कि अगर सिंध हुकूमत इतना काम कर रही है तो वहां पर विफाक के जमात के लोग भी बैठे हुए हैं, इन लोगों को नजर नहीं आता कि आप लोग काम करें। पानी का मामला, उस पर इख्तिलाफ शिद्दत इख्तियार कर गया है पंजाब और सिंध के दरमियान। आप लोगों ने मुबस्सरीन बिठाने से इनकार कर दिया उस मामले के ऊपर, बैराजों का डाटा नहीं चाह रहे, टीम मुआयने की, मतलब मैं उस मिसट्रस्ट की बात कर रही हूं जो विफाक और सूबे के दरमियान हर गुजरते दिन आगे को जा रहा है। ये नुकसानदेह है, किसी के भी फायदे में नहीं है। आयशा साहिबा, काश आप स्टूडियो से बाहर निकल के जरा हमारी सच या झूठ का भी पता लगा लेते और फवाद चौधरी से भी लगा लेते। अस्पतालों का मैं आपके तौर से तमाम मीडिया को चैलेंज कर रहा हूँ, आइए आप देख लें कार्डियो का जो हॉस्पिटल है, कार्डियोवैस्कुलर जो हॉस्पिटल है, अगर पाकिस्तान का कोई भी अस्पताल इवन कि आगा खान उसको मुकाबला करे तो फिर जो मर्जी। मैं सक्कर की बात करो, आपने कायदे-ए-अवान यूनिवर्सिटी देखी है नौशा में, आपने नौशा में कार्डियो हॉस्पिटल देखा है, मुझे सर कराची में देखा है, आपने बजट पास होने के ऊपर डिस्ट्रिक्ट में। और दूसरी बात आयशा, आप एक चीज देखिए कि यहाँ जो हेल्थ के हवाले से जो बात सुननी चाहिए, मैं सवाल तो बहुत आपको पता है कि जहाँ कोरोना का सूरत-ए-हाल आ गया तो सबसे पहले सर कोरोना के मामले पर भी विफाक और सूबे में इख्तिलाफ था। सर मेरा सवाल फिर वही है, प्रॉब्लम क्या है? आप लोग वर्किंग, मुझे प्रॉब्लम ये है कि आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। आप मुझे बोलेंगे तो आप ही बोल रहे हैं ना मंदोखेल साहब। बात ये होता है ना कि आप एक सवाल आधा जवाब देता हूँ, आप बीच में जो है ना दूसरा सवाल कर लेती है। आप मुझे एक बात बताए, कोरोना के हवाले से जहाँ शुरू हुआ, जहाँ इमरान खान से कहते थे कि ये एक काम है और सिंध गवर्नमेंट ने, सर मुझे प्लीज बोलने के बीच में ना, आप सिंध गवर्नमेंट ने जाए तमाम की क्या आलमी अदारों ने वजीर आला मुराद अली शाह की तारीफ नहीं की है, ये आप उसको झुटलाएंगे? आज आप अपने मिलियन ट्री में जो मिलियन के हिसाब से जो करप्शन हुआ है उसकी तो आप कह रहे हैं कि बैनुल-अक़वामी अदारे ने की है, क्या उस वक्त मुराद अली शाह क्या भूल गए क्या, जिसको आप झुका? और फिर दूसरी बात कोरोना, सर बीच में प्लीज देखो, मैं आप मैं हैरान हो रहा हूँ, मैं नहीं आप बोला। अच्छा मुझे बात विफाक और सूबे से आगे बजट की तरफ भी सर इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं। आपने जब बोला तो मैंने एक लफ्ज भी नहीं बोला, सर थोड़ा सा मुझे भी तो बोलने देना। जी मंदोखेल साहब, अब टाइम बहुत कम रह गया प्रोग्राम का, सर थोड़ी सी गुफ्तगू को आगे लेके चलते हैं। ये तो इख्तलाफ ऐसा ही दिख रहा है कि विफाक और सूबे का इसका कोई हल नहीं है, आप लोगों ने ऐसे ही चलना है। बिल्कुल हल ये है कि जहां फ्री एंड उन्होंने बलूचिस्तान को दिए, जहां पख्तूनख्वा पंजाब को दिए, सिंध को भी अपना हिस्सा समझे, सिंध को भी पाकिस्तान के हिस्सा समझे। इस दफा KPK को कम पैसे मिले हैं उनको। सर केवल लोग सुन रहे हैं, आपको मैं बता दूं KPK को कम पैसे मिले हैं, वो तो चीख रहे हैं KPK वाले। बजट पेश कर दिया गया है सर। शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो के दरमियान एक मुलाकात हो चुकी है, तरीन साहब को कुछ रिलीफ दे दिया गया। इफ्तिखार साहब, अपोजिशन दावा कर रही है टफ टाइम देंगे, क्या हुकूमत को टफ टाइम दे लेंगे बजट में, या हुकूमत बहुत रिलैक्स है, वो कहती पास हो जाएगा? तो तरीन साहब को रिलीफ देके खुद को दिया है। मैं आपको एक बात बताऊँ आयशा जी, हुकूमत पाकिस्तान का कोई वफाकी बजट भी नहीं रोका जा सकता। सबसे ज़्यादा जिनके स्टेक्स होते हैं ना, उनको ये पॉलिटिशियन कैसे रोक सकते हैं? तो वो बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ साहब जो बयान दे रहे हैं, बस ठीक है, कोई शोर, अगर वो बात भी ना करें फिर सियासत छोड़ दें, क्या करें फिर? अगर आप चाहते हैं वो ये बात भी लोगों को ना बताएं तो फिर सियासत छोड़ के कोई और काम शुरू कर दें। तो बजट पास होगा, लेकिन जो कमजोरियां, जो नाकामियां, जो खराबियां उस बजट ने एक्सपोज की हैं, उनके लिए उनको 7 साल और चाहिए फैज़ की पार्टी को उसको काबू पाने के लिए। अब देखते हैं कि इनको 7 साल मिलते हैं या ये 2 साल के अंदर ही मामला तय हो जाता है, क्योंकि
आज मैं इनके एक आदमी की बात सुन रहा था, वो कहता था तमाम रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ख़त्म कर देनी चाहिए, गैर मुल्की सरमायाकारी पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होना चाहिए। अच्छा। वो ये कह रहा था कि ये जो कवानीन हैं जो हमारे रास्ते में रुकावट ब्यूरोक्रेसी ने डाल दी है, ब्यूरोक्रेसी को ख़त्म कर देना चाहिए। अभी 3 इनकी ज़रूरियात हैं, आप इनको दे दें तो फिर देखें तरक्की है, तमाम गैर मुल्की पैसा यहाँ पे आएगा। और कहते हैं पूछो मत कैसे आया, ब्लैक मनी है, किस शराइत पे आया है, कि सारा शहर खरीदना चाहते हैं, ये सूबा खरीदना चाहते हैं, ये सवाल ना करो, क्योंकि रेगुलेटरी अथॉरिटीज तो रोकती हैं, वो तो बहुत सारे सवाल करती हैं। वो तो सूबे को सवाल कर रहे हैं फैजुल्ला साहब। स्टील मिल के बारे में भी तो सवाल किया था, आप 2 मत में खड़े होते कि मैं अपनी पार्टी से बगावत करूंगा लेकिन स्टील मिल को खड़ा करूंगा, क्या उस बात में अच्छा चुप कराएं जरा। मंदोखेल साहब फैजुल्ला साहब का जवाब ले लेना। इफ्तिखार साहब फैजुल्ला साहब से सवाल कर रहे थे। फैजुल्ला साहब वो मंदोखेल साहब को चुप करानी थी, लगे में बाकी कोई काम नहीं करेंगे। नहीं अच्छा एक सेकंड फैजुल्ला साहब जो इफ्तिखार साहब ने सवाल उठाया है इसका जवाब दे दीजिएगा। गलत जा रहा है क्या मंदोखेल को चुप कर? मंदोखेल साहब आपको तो कोई चुप नहीं करा सका, जियाउल हक चुप नहीं करा सका, कोड़े नहीं चुप करा सके। मैं आपकी तकरीर को समझता हूँ सेकंड पार्ट को, लेकिन सवाल ये है कि किसी को जो इशू है हम उस पर बात करें। एक सेकंड इफ्तिखार साहब। फैजुल्ला साहब फरमाइएगा कि बजट हो गया, क्या आप लोग मुतमिन हैं? जो तरीन साहब को रिलीफ दिया आप लोगों ने खुद को रिलीफ दे दिया है, या फिर ये बजट पास करवाने के बाद बेचारे तरीन साहब फिर वहीं खड़े होंगे जहां बजट से पहले थे? देखिए जो फैजुल्ला साहब हेलो उसके लिए उसको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। हेलो जी हाँ, ठीक है कैरी ऑन। हेलो जी, मैं कह रहा हूँ कोई भी हो उसको कानून का सामना करना पड़ेगा, अदालतों का सामना करना पड़ेगा, किसी को कोई एनआरओ नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जो इफ्तिखार साहब मेरे भाई हैं अभी जो बात कर रहे थे, इनको पता होना चाहिए, बड़े माशाल्लाह सीनियर हैं, मैं बड़ा इनसे सीखने की कोशिश करता हूँ। तो ये बात कर रहे हैं कि जी पीटीआई के कोई साहब कह रहे थे कि जी जो बैरूनी सरमायाकारी है उसके ऊपर कोई चेक नहीं होना चाहिए, खा वो ब्लैक का पैसा हो या किसी भी किस्म का पैसा हो। तो इनको पता होना चाहिए कि एफएटीएफ की शराइत आयद होने के बाद पूरी दुनिया के अंदर जो पैसे की मूवमेंट है वो अब इतनी आसान नहीं है। आप नहीं कर सकते ऐसे, ना ही कोई ऐसा दावा कर सकते हैं, ना ही ऐसे पैसे को आप इस्तेमाल में ला सकते हैं, ना ही अपने मुल्क में मंगवा सकते हैं। और हमारे ऊपर तो वैसे ही इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें हैं, हम ग्रे लिस्ट में उनकी जो शराइत हैं उनको पूरा कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक उसको हम अचीव भी कर चुके हैं। और इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द हम ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे। तो दूसरी बात आपने की है जी प्लीज। अच्छा इफ्तिखार साहब, ये जो कह रहे हैं कि एनआरओ किसी को नहीं होगा और ये तरीन साहब वाला जो मामला है, तो ये तब्दीली फिर दायमी है, आर्जी है, या फिर तरीन साहब के मामला मजीद सख्ती की तरफ? तरीन साहब एक ऐसी चीज़ इनके हाथ आ गए हैं, जब चाहे उनको सजा दिलवा दें और कहेंगे ना, जब चाहे उनको सजा दिलवा दें कहेंगे असूलों की बात है, देखे तरीन गया जेल में, गया उसका बेटा जेल में, और जब चाहे उसको रिलीफ दे दें कि यार अभी तुमने हमें वोट देने हैं। ये मसला नहीं है, हम इसको बस ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अभी इन्होंने कहा उनका सामने कि एफएटीएफ है, भाई प्राइम मिनिस्टर ने खुलेआम कहा कि जो ये सेक्टर है तमीरात का, इसमें ब्लैक मनी इस साल दिसंबर तक आ सकती है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कहा, मैंने नहीं कहा, इट्स नॉट माई स्टेटमेंट, इट्स द स्टेटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। सही। तो मैं उनका सर इस छोटे से प्रोग्राम में हम बहस में नहीं जाना चाहते, लेकिन ये ठीक है 3 चीज़ों के बारे में आज जो आपका रावी फ्रंट का जो इंचार्ज है जिसको बनाया वो एक डिबेट में था और उसने कहा कि जनाब ये 3 चीज़ें हमारे रास्ते में रुकावट हैं, वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के खिलाफ है। और मैं रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का हामी इसलिए हूँ, अगर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ नहीं होंगी तो ये मुल्क तो पूरा सरमायादारों के पास चला जाएगा। ठीक है, वो तो सारी हमारी प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, ज़मीनें खरीदेंगे, यहाँ पे गंदम उगाएंगे, चावल उगाएंगे, उगा के बाहर ले जाएंगे, कौन उनको रोकेगा? तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ही होती हैं, जो कवानीन होते हैं ना, यही रोकते हैं। और अगर आपको वो कवानीन पसंद नहीं तो आपकी मर्जी है। चलें जी, लास्ट कमेंट मंदोखेल साहब आपसे। बिलावल साहब की शहबाज शरीफ से मुलाकात रही है, कोई प्लान मौजूद है बजट रोकने का, या फिर ये सिर्फ बयानात हैं पब्लिक कंजम्पशन के लिए? देखिए बिलावल साहब ने अपने सारे जो एमएनएज और सेनेटर जो है ना वो शहबाज शरीफ की झोली में डाल दिए। सेनेट में पास रखे हुए हैं, कौमी असेंबली में शहबाज शरीफ को दे दिए? नहीं, दोनों डाल दिए। शहबाज शरीफ साहब के हाथ में, शहबाज शरीफ साहब की पार्टी चाहे जहांगीर तरीन साहब को एनआरओ दिए, मेरे 28 साल के तजर्बे में वकालत में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक शख्स के खिलाफ एफआईआर कटो इंक्वायरी चल रही है और वो जमानत वापस ले और एफआईए वाले कहते कि हमें जरूरत नहीं है। तो इससे बड़ा एनआरओ क्या? सर 36 सीज अकाउंट्स खोल दिए गए बैंक के उसी दिन एक झटके में।
हाँ, तो वो इस अब ये एनआरओ है ना, क्योंकि और ये एनआरओ और ये पेट्रोल न महंगा होने की ये सिर्फ अभी ये बजट तक है। आप बजट के बाद पेट्रोल का कीमत भी देखेंगे आपको 1 जुलाई से, और आप जहांगीर तरीन साहब को भी देखेंगे कि वो जहांगीर तरीन साहब को एनआरओ दे चुका है, एनआरओ खेलते हैं, खुद अपने एनआरओ बांट रहे। तो ये सारी चीजें मैं कहता हूँ मुकाफाती अमल है, और मैं आपकी तौर से पीटीआई के एमएनए और सेनेटरान से कहूंगा कि आपने इस बजट को अगर वोट दिए है, आपकी अपने हल्के में आपकी एंट्री बंद हो जाएगी, क्योंकि आवाम के जो हाल है महंगाई से, बेरोजगारी से, वो पूरे पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया फैजुल्लाह कमोका साहब, अब्दुल कादिर मंदोखेल, सखार अहमद साहब और एहतशामुल हक साहब। हमारे साथ जो अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब थे, उनका ये कहना था कि हुकूमत की तरफ से जहांगीर तरीन को एनआरओ ही दिया गया और ये मकाफात अमल है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।